Um, am I audible right now? If anyone in the chat, please could reply to me. Cool. So I am audible. Okay, so maybe let's just wait for a couple more minutes before a few others will join. And by the time ये क्लास कोई ऐसे पढ़ाने वाला क्लास नहीं है, so I'm not going to tell those kind of things कि जिससे 99 percentile आ जाएगा, 98 percentile आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है. So this is like it's higher time right now. Um, 2 महीने बचे हैं, about 60 days are remaining for the CAT exam. तो हाउ डू यू अप्रोच द एग्जाम राइट नाउ? यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किया होगा अभी तक. मे बी वर्क एक्स टाइप के लोग होंगे, मे बी कुछ लेट्स से कुछ फ्रेशर्स होंगे जो वेट कर रहे होंगे एग्जाम वगैरह खत्म होने का, एंड देन आई विल गेट स्टार्टेड प्रॉपर्ली एंड ऑल. तो बहुत टाइप के लोग होंगे, तो बहुत लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा होगा. सो दिस सेशन इज पर्टिकुलरली फ्रॉम फॉर देम जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, या फिर दे आर थिंकिंग कि व्हाट इज द काइंड ऑफ राइट अप्रोच if I could, how to approach the exam in given the time only these couple of months are remaining with me right now. Yeah, just a few more minutes. So what will be covered? What I'll be covering in this particular session is how did I approach the exam, and मैंने क्या क्या चीजें प्रिपेयर किया था and all those things. So यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मैंने क्वांट के लिए कैसे पढ़ा था, मैंने वीआरसी के लिए कैसे पढ़ा था, नथिंग ऑफ दोज सॉर्ट. बट डेफिनेटली कि मैंने होलिस्टिक अप्रोच क्या दिया था एग्जाम को, क्योंकि मैं वन ऑफ दोज पर्संस हूँ जिसने 1 महीने के अंदर ही एक्चुअली प्रिपरेशन किया था, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ वर्कलोड विथ मी. कुछ डिलीवरेबल्स थे मेरे वर्क प्लेस में, तो इसके लिए मुझे टाइम लगा था. ओके, सो आई सी अ फ्यू पीपल, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो राइट नाउ. So, hey everyone, thanks a lot again for joining this session right now. This for the very first time मैं इस टाइप का कुछ कर रहा हूँ, so अगर कहीं मैं फंबल करूँ या थोड़ा दिक्कत हो तो extremely sorry and please try to cooperate with me. Um, so moving ahead. Um, इंट्रोडक्शन के लिए पता है सौरभ पानीग्राही. सो आई बिलोंग टू ओडिशा. बॉम्बे में मैं रहता हूँ, लाइक इट्स बीन लास्ट 12-13 years कि बॉम्बे में रहते हुए. बट आई हैव ट्रैवल्ड टू स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु से मैंने ग्रेजुएशन किया है. सो मैंने अपना बीटेक इंजीनियरिंग किया था कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम बीआईटी वेल्लोर, द बैच ऑफ 2016 to 2020. And after that I had a couple of years of work experience as a software developer engineer. And उसके बाद something's changed. मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगा. I wanted to explore some other domains, some other things, and all those things. So then I am Trichy happened. But how did it happen? Why did it happen? There are a lot of things जो मैं इस particular session में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. Hi Sasha, thanks for joining everyone. Hi जिज्ञासु. तो ये फोटो जो मैंने डाला है बैकग्राउंड में, दिस इज जस्ट टू गिव यू सम काइंड ऑफ मोटिवेशन. इट्स नॉट अबाउट आप किसी आयन में चले गए तो दैट इज अ थिंग कि आप फ्लॉन्ट करोगे सबके सामने. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट योर प्राइड दैट यू हैव विथ योरसेल्फ. एक अचीवमेंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो चीज होती है आपको, वो अचीव होता है. सो मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम इन द बेस्ट स्पॉट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ. मैं या फिर मैं इससे ज्यादा अचीव कर सकता था, दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ. बट मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूँ कि मैं अभी जिस स्टेज में हूँ अपनी लाइफ के, आई एम प्रीटी मच वेरी हैप्पी विद इट. सब कुछ सही जा रहा है लाइफ में. सो आई एम I try to embrace the fact that whatever is happening with me is happening for good and is happening correctly.
तो आगे बढ़ते हैं एंड बिफोर दैट या आपको कोई भी टाइप किसी भी टाइप की क्वेरीज हो या फिर कुछ डाउट्स वगैरह आपको रिजॉल्व करने हैं तो लिंक्डइन पे काफी लोग मुझे रीच आउट करते हैं देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु पिंग मी ओवर लिंक्डइन की भैया भैया रिज्यूमे वेरीफाई करना है दे वांटेड टू add certain pointers to the resume how do I structure it is my resume correct or not will I get the shortlist for certain things or not so इस टाइप के कुछ भी क्वेरीज हो या फिर आपको एकेडमिक रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड कुछ भी टाइप का गाइडेंस चाहिए तो पीपल डू रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन बाय लिंक्डइन आई गो विद द नेम इन द लिंक्डइन as सौरभ पानीग्राही एंड obviously I'm available on YouTube as well do go to my channel follow me over there and आपको कोई भी टाइप की कुछ भी टाइप के क्वेरीज हो you can reach out to me in YouTube as well आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हो and I will definitely come back to you there's no such comment which I haven't replied till date so each and every comment is being addressed over there yeah so यहाँ पे मैंने to before getting started with यहाँ पे मैंने कुछ अपने जो मैंने फॉलो किया था since quant was the section in which I was strong डिसाइड किया था कि I'll try to strengthen I'll try to capitalize on this particular domain and so मैंने एक चीट शीट बना रखा था quant के लिए ज्यादा बड़ा नहीं था 3-4 पेज का था so every time I used to recall any particular formula or something I was just going to that particular cheat sheet वहां से देखता था कुछ कुछ चीजें and then bang on practice चालू numerical चालू and all those things so ये जो cheat sheet है I'll be uploading this cheat sheet in the downloadable content as well for you guys तो आपको अगर थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है इससे I'll be more than happy uh, इसका PDF I'll make sure is available for you guys in the downloadable section and so yeah please do refer to it and let me know if it is adding any kind of input to you guys or not hi Aryan and then moving ahead okay so before introducing myself formally and all there is a thing I want to tell you all how many of you do recognize this character anyone I mean I don't expect a lot of people to know this but still yeah, Arya, correct. Naruto. So Uzumaki Naruto, like he is a anime fictional character, and me being a die-hard anime fan, my source of inspiration in my life, Datebayo, yeah. My source of inspiration in my life has always been these kind of anime characters. I mean, and it is for a fact that these guys, when you go and watch these anime, these guys are some of those characters who have never given up in their life. And there are two quotes which are my favorites from Naruto somebody told me I'm a failure and I'll prove them wrong. So this is the very first quote that I'm a fan of. And the other goes by like this in the world when no one is perfect, even if you keep pushing perfection, pursuing perfection, you'll never reach it. But along the way, you'll become something great. तो ये वही बात होगी कि आप स्टार्स को शूट करने चाहते हो चांद को शूट करने चाहते हो लैंड अपॉन द स्टार्स दोस काइंड ऑफ थिंग्स सो हाय आकाश हेलो फॉर जॉइनिंग थैंक्स फॉर जॉइनिंग so hi Sakshi hello everyone thanks a lot for joining thank you a lot आप सभी session join कर रहे हो I'm really glad so this particular these are the two quotes I'll again brief it out for the people who have come I am a die-hard anime fan and this is the particular reason these two lines are the lines of motivation for me along my journey मेरे CAT preparation journey not just CAT preparation journey even from the time of engineering there were certain things I had to cope up with I had to recover from IIT ना होना for me was a very big shock for me at that point of time in my life तो कुछ कुछ चीजें आपको लग सकता है मजाक से कर रहा हूँ शायद but नहीं these things have been a really a great source of and as I said Naruto has always been my characteral role model and it's not just that I really do relate a lot with Naruto okay so a formal introduction for everyone who has joined right now as well so hey everyone this is Saurav Panigrahi and I am a BTech computer science engineer by my graduation degree and I belong from Odisha and post that I have traveled a lot of states for my educational purposes like my schooling some of the part I've done from Odisha some of the part from West Bengal and then DPS Navi Mumbai in Maharashtra post which I went to Vellore, BIT Vellore for pursuing my BTech in computer science engineering and I'm from the batch of 2020 that is 2016 to 2020 and एकेड्स की बात करें तो बचपन से आई वाज डिसेंट इनफ बचपन से आई वाज फेयर इनफ इन एकेडमिक्स तो पढ़ाई को मैंने कभी इतना प्रेशर के हिसाब से नहीं देखा आई रियली एंजॉयड स्टडिंग बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट
about the core academic for me, I try to focus on different Olympiads. NTSC वगैरह आपने एग्जाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा. तो ओलंपियाड्स वगैरह होते थे, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, नेशनल साइंस ओलंपियाड, नेशनल साइबर ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, and then informatics olympiad, NTSC talent search. So I was really fond and really curious of giving those exams, and कुछ exams से मुझे काफी अच्छे rank भी मिले. So there was one certain exam in which I could secure national rank one. So yeah, so academics and me go went hand by hand since the very beginning. And when I say academics, it's not just the core acads I'm talking about. School वाले subject की बात नहीं कर रहा. अदर देन दैट मतलब अ स्टेप अहेड, मुझे बाकी चीजें करना भी बहुत पसंद था. सो धीरे धीरे लाइफ वेंट बाय. देन 2016 आता है. आईआईटी का प्रिपरेशन करते करते आई कुड नॉट गेट एडमिशन इनटू वन ऑफ दोस आईआईटीज. मिल रहा था, बट नए नए आईआईटीज थे उस टाइम पे, तो कुछ कुछ नए नए आईआईटीज में एडमिशन मिल रहा था. सो आई प्रिफर्ड गोइंग टू वीआईटी वेल्लोर कंप्यूटर साइंस के डोमेन के साथ. सो जब मैं पहुंचा वहां पे तो आई हैड अ बिट ऑफ रिग्रेट इन मी कि इतना मेहनत करने के बाद आईआईटी नहीं हो पाया. इज इट फाइन, इज इट नॉट, कैन आई कोप अप इन माय लाइफ? बहुत सारे क्वेश्चंस चलते थे, बट लाइफ वेंट ऑन, लाइफ हैपेंड, and currently I'm here one fine day sitting in front of you all and conducting this session. Okay, so while MBA, uh, वीआईटी वेल्लोर, मैंने जब फर्स्ट जॉब हुआ था मिला था, so that was in software developer role. And software developer role, as you all know, and I got in a very good company. I mean, I'm not sure if I can name the company or not, but it was a dream company for me. Dream company in the sense कि वो, I'll give you a hint maybe. World का one of the largest asset management firm है. So being there and having your job done with such a amazing and great peer by your side is something really credible. So काफी ज्यादा experience gain किया था मैंने वहाँ पे. And when you went to tech line, what happened was I was completely focused on the bugs and features. Maybe उनके product में, the product which we were giving to the client, they needed some kind of elements, they needed some kind of feature implementation जो कि हमें करना होता था as software developers. But I mean 2 years, तो 2 साल यही सिमिलर चीजें कर करके आई हैड अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट द आर्किटेक्चर वाज ऑफ द कंपनी, कि कंपनी काम कैसे कर रही है, एंड व्हाट इज द डेटा फ्लो, डेटा जो जिस डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ, डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, एंड हाउ इज इट हेल्पिंग द क्लाइंट्स एज वेल. So after all these things, one day I actually had few interactions with some of our product managers and some of the let's say the financial planners who approved the certain features of the product. तो उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला यार मुझे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है कि बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि आवर वर्क वाज कंप्लीटली इन्वॉल्वड इन टेक्निकल, आई मीन टेक्निकल साइड. हमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया, ये फीचर काम नहीं कर रहा है, इसको फिक्स करना है, तो कोड किया, इसको बग, इस बग को ठीक किया, इस फीचर को एनहांस किया, सबमिट किया. एक वीक में, 1.5 हफ्ते में जीरा अप्रूव होते थे, कोड मर्ज होता था एंड क्लाइंट के पास जाता था. बट what was the reasoning, why did we solve those kind of problems, वो clear होना एक there was some gap that I was not able to understand. So I tried understanding what is the business side of this. So this thing actually uh, sparked a thing in me कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, but am I actually able to understand कि how is this business being performed right now. अगर कोई फीचर किसी क्लाइंट के पास जाता है and they are charging something, so what is that charge based on? How are the activity based costing being analyzed? कि इस एक्टिविटी के लिए इतना लेबर आवर्स लगेगा, इतना एफर्ट लगेगा, कंपनी का बजट क्या उतना है, क्या उतना नहीं है. All those things were taken into consideration. Post which the product manager in the scrum calls and all, जब हम product manager के साथ कॉल पे होते थे, so they had a detailed description of the user acceptability testing. वो कैसा होता है. We used to follow agile methodology of work. तो रिपीटेड फीडबैक के ऊपर हमें काम करना होता था एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इस चीज ने मेरे अंदर एक इंटरेस्ट लाया कि यार मुझे बिजनेस साइड समझना है. आई मीन टेक्निकल मैंने 2 साल किया, बट आई रियली वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द बिजनेस. एंड ट्रस्ट मी, इन इंडिया अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल में हो एंड यू आर थिंकिंग टू स्विच टू एमबीए,
talk about a very genuine thing, package. आपकी CTC जो है, a software developer engineer gets paid well. I mean, not necessarily every software developer engineer, but yeah, many of them do. बट क्या उसको चेंज करके एमबीए लाइन में जाना वाज इट अ वाइज डिसीजन और नॉट? आई टॉक अबाउट दिस लेटर डेफिनेटली, बट राइट नाउ 2020 में जब ये चल रहा था, 2020 21 22 मेरा वर्क एक्स था, सो 22 के टाइम जब ये चल रहा था, तो आई वाज रियली फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक ग्रोथ, कि मैं खाली टेक्निकल चीजें कर करके अभी एक पॉइंट आया था मेरे में सैचुरेशन आ रहा था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग बियॉन्ड दैट। तो उस होलिस्टिक ग्रोथ के लिए आई वांटेड टू अप्लाई फॉर एमबीए। आई मीन, आई वांटेड कि मुझे जानना है बिजनेस काम कैसे करता है। एंड अ बोनस पॉइंट फॉर मी वाज, मेरा हुआ था, मैंने आपको पहले मेंशन किया था, आई हैड अ स्मॉल रिग्रेट इन मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आईआईएम मुझे किसी भी तरह करना ही था। आई हैड दिस डिटर्मिनेशन इन मी कि कुछ भी हो जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो इंडियन का टैग है, ये मुझे लेना ही है। सो या, राइट नाउ ये है इंडियन के टैग के साथ यहाँ पे बैठा हुआ, एंड 2 more terms टू गो राइट नाउ। अभी और मतलब 5th टर्म चल रहा है, तो 5th टर्म एंड 6th टर्म, 2 और टर्म्स बचे हैं जाने के लिए। डेफिनेटली आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम ओवर हियर, एंड व्हाई नॉट, क्योंकि ये मैंने चाहा है। लेट्स से जब मैं 9th से था, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में था, तो जब मैंने पहली बार आईआईटीज के बारे में सुना था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई गॉट टू नो अबाउट आईआईटी ड्यूरिंग माई 9th और 10th, बिकॉज उस टाइम पे मैं बॉम्बे आया था, एंड मी बीइंग नॉट फ्रॉम अ वेरी, जब मैं उड़ीसा में था, इट वाज नॉट वेरी social kind of environment where I was staying, because of the fact कि मतलब लिमिटेड चीजें होती है ना, मतलब आप जब कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हो तो आपको एक्सपोजर बहुत अलग मिलता है यहाँ वहाँ पे। तो जो एक्सपोजर मुझे मुंबई में आके मिला था, आई डेफिनेटली से दैट वाज समथिंग एल्स। तो वहां से मुझे पता चला कि आईआईटीज कुछ क्या होती है, आईआईएम्स क्या होता है, एंड फ्रेंड सर्कल जो था, दे वर ऑल वेरी गुड एट स्टडीज। सम ऑफ देम आर इन आईआईटीज राइट नाउ। हाय अंजलि, थैंक्स फॉर joining. Some of them are in IITs right now, and I mean they've passed out definitely from IITs, and उसके बाद they're in very good, great companies doing very good in their career as well. कुछ abroad गए MS वगैरह pursue करने के लिए, so definitely वो Indian tag मेरे अंदर से जो missing था, that कहीं ना कहीं खटकता था मुझे। So I am where I am right now, and definitely Prodman and finance, जो कि मैंने पहले के स्लाइड में भी आपको दिखाया था कि इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड फ्रॉडमैन वाली चीज, तो इसके लिए डेफिनेटली मैं आज भी काफी खुश हूँ कि अभी मैं एम त्रिची में आके आई एम एबल टू परस्यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। काफी सारे केस कॉम्पिटिशंस या फिर इक्विटी रिसर्च चैलेंजेस वगैरह, उनमें पार्ट लेके आई कैन होन दिस स्किल्स ऑफ माइंड, एंड अमेजिंग फैकल्टीज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इतने अच्छे फैकल्टीज, इतने अप्रोचेबल फैकल्टीज है यहाँ पे। कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, जस्ट वन मेल या फिर वन मैसेज अवे फ्रॉम देम, जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट, गो टू देयर केबिन, आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, दे आर रियली हेल्पफुल। कुछ कुछ केस कॉम्पिटिशंस वगैरह के लिए भी आई अप्रोच द फैकल्टीज एंड दे आर रियली हेल्पिंग। हाँ, बहुत बार वो कहते हैं कि वो डायरेक्टली सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे आपको, बिकॉज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भी खुद के अलग अलग प्रायोरिटीज होते हैं। So, but they do help you in many kind of things, and wonderful set of peers. The reason that my YouTube channel could grow, YouTube channel Saurav Shares could grow from 250 to 300 subscribers till 1500, 1600 level is the fact that I've got a wonderful set of peers who are really supportive. कोई भी वीडियो डालो, दे एनकरेज हाईली, दे रियली सपोर्ट मी। ऐसा ऐसा कोई नहीं होता जो मुझे आके कुछ नेगेटिव क्रिटिसाइज करके जाता है कभी। आई मीन डेफिनेटली मुझे भी ब्लॉग बनाने के टाइम पे थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, बट प्रोवाइडेड द फैक्ट दे रियली डू एनकरेज, वो खुद ही भाग के आते हैं ब्लॉग वगैरह में पीछे होने के लिए। सो दैट गिव्स मी काइंड ऑफ मोटिवेशन, दैट गिव्स मी काइंड ऑफ बूस्टिंग कि यार चलो, नो वन इज क्रिटिसाइजिंग फॉर मी फॉर व्हाट आई एम डूइंग। So yeah, thanks again for everyone. Thanks a lot to everyone who has joined till now. Thanks a lot for supporting me. Okay, so अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसका आज का like the essence of this topic. So how did I prepare for CAT in 1 month? But small thing before that, you have to know the reason कि आपने अभी तक CAT का अगर प्रिपरेशन नहीं किया है, so what is the core reason for that? I mean, आप वर्केक्स वाले प्रोफेशनल हो सकते हो। द वेरी फर्स्ट रीजन आई कैन थिंक ऑफ इज दैट क्योंकि मैं था,
तो वर्कएक्स में दिक्कत क्या होती है कि यू हैव सर्टेन टाइमलाइंस टू मैच टू मीट अप टू इन योर ओन ऑफिस, इन योर ओन मीटिंग्स, इन योर ओन शेड्यूल। तो उसकी वजह से डेफिनेटली आप उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। दे आर पेइंग यू, दे आर डेफिनेटली पेइंग यू। तो अब उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके खुद की प्रिपरेशन करना इज वेरी वेरी अनएथिकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन कि आपको, आप फ्रेशर हो, यू हैव जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज एंड देन सडनली यू आर थॉट टू कि मुझे कैट देना है एंड मुझे आईएम जाना है। वन रीजन माइट बी दैट, एंड देन द नेक्स्ट थिंग कुड बी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हो। यू आर आप सोच रहे हो मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। हाय आर्यन, या मैं क्या वाज अबाउट 95 to 96 परसेंटाइल, if I remember correctly right now. एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सो या सो आप प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हो कि यू आर मोर फोकस्ड ऑन द एंड गोल कि मैं एक बारी में ऐसा प्रिपरेशन कर लूंगा कि देयर इज नो कमिंग बैक, कि मुझे और कभी मतलब बाद में दिक्कत ही नहीं होगी। सो ऑल दिस थिंग्स यू सी will lead on to delay in your preparation. तो these things could be the reason कि आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, इज इट टू लेट फॉर मी टू स्टार्ट राइट नाउ? अगर मैं अभी स्टार्ट करूं, कैन आई गेट इनटू वन ऑफ द आईएम्स? डेफिनेटली दैट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीट। अभी क्या आपके फंडे क्लियर हैं? क्या आपके कोर, क्या आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं? इफ यस, देन डेफिनेटली यू डू हैव एन एज टिल नाउ एज वेल। क्या आपने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा है? क्या आपको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा? अगर यस, देन यू आर डेफिनेटली लैगिंग बिहाइंड अ लॉट। बट स्टिल आई वुड से डू नॉट लूज होप येट, क्योंकि 2 और महीने हैं यार। 2 और महीने मतलब 60 और दिन। 60 और दिन कम नहीं होता। अगर आप हर दिन एक एक टॉपिक भी कर लोगे ना, 60 दिन तक हो ही जाएगा, प्रिटी मच हो जाना चाहिए। ओके, सो वर्क प्रेशर, टाइम क्रंच, ये हो गया कि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है। सो हाउ टू डील विद दिस? मेरे केस में मैंने 1 महीने पहले ही अनोनिमसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अनोनिमसली इन द सेंस कि मेरे घर पे भी लोगों को नहीं पता था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कैट राइट नाउ। एंड व्हाई डिड आई डू दैट? बिकॉज आई वांटेड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट या फिर कोई काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत बार क्या होता है, रिलेटिव्स वगैरह आएंगे, देखेंगे मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है, बोलेंगे अरे इतना पढ़ाई कर रहा है, जबकि मैं एक्चुअली पढ़ नहीं रहा था उस टाइम। तो क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम था नहीं पढ़ने के लिए, बट बाहर वालों को एक नोशन जाएगा कि पढ़ रहा है। एंड जब अगर नहीं होता है पढ़ने के बाद, दे विल स्टार्ट टॉन्टिंग यू कि इतना पढ़ रहा था, हुआ क्या? हुआ ही नहीं। सो अबाउट दोस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, माय कजन्स, माय रिलेटिव्स आर वेरी सपोर्टिव। बट फिर कहीं ना कहीं आप अगर एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अनोनिमसली करो। मतलब ऐसा काम करो कि दाएं हाथ को पता ना चले और बाएं हाथ से काम हो भी जाए, इस टाइप की चीजें। ओके, सो अनोनिमसली प्रिपेयर किया था मैंने। एग्जैक्टली लाइक 31-32 डेज बचे हुए थे कैट को, तो मैंने उस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। आई गेव अ कपल ऑफ मॉक टेस्ट इन द वेरी बिगिनिंग, जानने के लिए कि मेरे कोर कितने स्ट्रांग है, क्योंकि 2 साल हो गया था ग्रेजुएशन को। एंड पढ़ाई से नाता नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल दूर दूर तक नाता नहीं था। बट कहीं ना कहीं आई न्यू द फैक्ट कि मेरा क्वांट थोड़ा स्ट्रांग है। क्वांट में अगर आज भी स्टार्ट करूंगा तो शायद मैं कोप अप कर लूंगा 5-6 दिन के अंदर, कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 2-3 मॉक टेस्ट देने में। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड सजेस्ट टू यू राइट नाउ इज गिविंग मॉक्स राइट नाउ। तो मॉक्स आप दो एंड ट्राई टू असेस कि आप कहाँ लाई करते हो मॉक्स के हिसाब से। हाय यति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो आप मॉक देने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ओके, मुझे इस सेक्शन में इतना प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी है, कि या फिर मुझे इस सेक्शन में और इतना इंप्रूव करना है। आपको ये वाली चीज आपके ध्यान में रखनी होगी। सो टू सीक्रेट वेपन्स दैट आई हैव मेंशनड इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, जब मैंने पहले 2 मॉक दिए थे, मेरे स्कोर ड्रास्टिकली खराब था। क्वांट वाला पार्ट, लेट्स से आई वाज एबल टू मैनेज 80% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। 80% में बोल रहा हूँ, परसेंटाइल नहीं बोल सकता, क्योंकि देयर इज नो वे आई कैन कंपेयर विद अदर्स, क्योंकि मॉक में खुद का दे रहा था। सो 80% ऑफ द क्वेश्चंस जितने थे, लेट्स से 30 में से मैंने 24 करेक्ट किए थे। बट जो बाकी 2 सेक्शन थे उसमें आई वाज लाइक 40 या 50% के बीच में रह रहा था मेरा स्कोर। सो आई वाज अ बिट वरीड दैट टाइम। तो मैंने सोचा कि दिस इज नॉट द टाइम वेयर आई शुड बी एक्चुअली वरीड, या फिर मेरे पास डीमोटिवेट होने के लिए भी टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 30 दिन वैसे ही कम है। हाय आदर्श, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग एंड जॉइनिंग, थैंक यू। तो या एज आई वाज सेइंग कि जब मैंने पहले मॉक दिया एंड मार्क्स कम आए थे, तो डिमोटिवेट होने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि हाथ में अभी गिन गिन के 30 दिन बचे हैं मेरे लिए। तो अभी मैं अगर डिमोटिवेट होने में और डिप्रेस्ड रह के अगर 3-4 दिन और वेस्ट कर दूं, तो वो तो वैसे ही अपने आप में और 27 दिन 28 26 दिन के आसपास रहेगा। तो मैंने एक काम किया। सो माय माइंडसेट वाज लाइक दैट, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका था कि माय रोल मॉडल इज दिस पर्टिकुलर गाय, नारुतो उजुमाकी। तो व्हाट आई थॉट वाज कि यार क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा ना इस साल, तो एक और साल है मेरे पास, एक और साल में अपियर करूंगा, एक और अटेम्प्ट दूंगा, उसमें दूंगा प्रिपेयर करके, ज्यादा से ज्यादा वही होगा ना। मतलब जिंदगी पे तो बात नहीं आ रही ना मेरी। अभी तो पॉइंट है कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, एक और साल नौकरी करूंगा, एक और साल प्रिपेयर करूंगा, उसमें दूंगा नेक्स्ट साल। तो दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपको ही लेट बैक करते रहता है, कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप एंड रिजल्ट के बारे में सोच रहे होगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे उसके हिसाब से। तो 2 मॉक दिए मैंने, मार्क्स खराब आए, बट आई वाज वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार एक काम करता हूँ, मैं खाली मॉक ही देता हूँ, क्योंकि मेरा क्वांट में 80% ऑफ मार्क आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं जो भी सीखूंगा बीआरसी और डीएलआर में, सिर्फ और सिर्फ उससे सीखूंगा, मॉक से। एंड एज आई सेड, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपने, जस्ट कीप इन माइंड कि देयर इज स्टिल वन मोर चांस लेफ्ट, देयर आर स्टिल कपल ऑफ मोर चांसेस लेफ्ट। आपको फ्यूचर में बहुत चांसेस मिलेंगे। आईएम में होना ना होना इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आप उससे कहीं ज्यादा ऊपर हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर मेंट टू डू। आपकी ग्रेजुएशन हो सकता है, मे बी देयर इज नॉट अ गुड डे फॉर यू, इसलिए आपके मार्क्स कम आ रहे हो, या फिर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो, मे बी दैट्स नॉट अ गुड डे फॉर यू। थिंक इन दिस वे। तो सीक्रेट ओपन 1 था मेरा, वो था मॉक। एंड जो सीक्रेट ओपन 2 था, दैट इज बेसिकली सेक्शन वाइज अप्रोच करना। ओके, सो सेक्शन वाइज अप्रोच करना मतलब ये कि आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों बनाओ। तो आपके जो स्ट्रेंथ्स है, ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन देम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अभी आपके पास। ओके, सो अगर आप अभी चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ने जाओ चीजों को, तो हो सकता है बहुत एंड मोमेंट पे जाके आपको सिलेबस खत्म हो। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। लेट्स से किसी का एक बार ऐसे मान के चलो कि आपका बीआरसी वाला क्वेश्चन स्ट्रांग है। ओके, बात अगर स्ट्रांग है, सो ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन देम, कुछ भी हो जाए। वीआरसी का अगर ये क्वेश्चन आता है, आई एम गेटिंग दैट 100% राइट। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम। एंड नॉट जस्ट दैट, आपका होना भी चाहिए एक्चुअली में करेक्ट वो चीज। अगर क्वांट का कोई क्वेश्चन आता है एंड मैं क्वांट में स्ट्रांग हूँ, नो मैटर व्हाट, मैं उस क्वेश्चन को करेक्ट करके ही आऊंगा, क्योंकि मेरा परसेंटाइल बूस्ट ही मेरे को वो सब्जेक्ट देने वाला है। इफ आई एम रिलाइंग कंप्लीटली ऑन दैट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड डेफिनेटली होता है ये चीज, मैंने देखा है बहुत बार लोगों के क्वांट में 98 99 होते हैं, बीआरसी में 91 92 होके भी उनके परसेंटाइल 97 98 तक आता है। ये चीजें होती हैं एक्चुअली में, क्योंकि उनका डीआईएलआर भी एवरेज 95 96 के पास रहता है। तो दिस इज वेरी वेल पॉसिबल। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स राइट नाउ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अपने वीकनेसेस को पूरा इग्नोर कर दो या फिर पूरा लैक्रिसिडल हो जाओ उस पार्ट को लेके, डेफिनेटली नॉट। वीकनेसेस के लिए बी इन अ स्टेट कि अगर इस डोमेन का क्वेश्चन आता है, अगर लेट्स से डीआईएलआर का एक सर्टेन टाइप के पजल का क्वेश्चन आता है, मैं अपने प्रैक्टिस लेवल के हिसाब से, देयर इज अ चांस, मैंने इतना मेहनत किया है कि देयर इज अ चांस कि आप 75% ऑफ द टाइम you're getting that question right। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आया मतलब गलत ही कर दिया मैंने। ओके, सो आर्यन इज आस्किंग कि बीआरसी कैसे इंप्रूव किया आपने। या आर्यन, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर किया है कि आपको सेक्शन वाइज अप्रोच करने के लिए क्या क्या करना है। आई डेफिनेटली मेंशन इन दैट स्लाइड, सो जस्ट अ फ्यू मिनट्स प्लीज। तो ओके, सो एज आई मेंशन कि अगर आपका कोई वीकनेस है, तो वीकनेस का ऐसे काम करो कि व्हेन यू अप्रोच द पेपर, व्हेन यू अप्रोच दैट डोमेन का क्वेश्चन, देयर इज अ 60 to 70% चांस यू आर गेटिंग दैट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा इग्नोर करके चले गए, वो सेक्शन में 0 ले आए, एंड यू आर सेइंग कि बाकी दो में तो मैं 100 लेके आया हूँ, तो मेरा तो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, बिकॉज तीनों के कंसिडरेशन मिलने वाला है। ओके, मूविंग अहेड। सो एज आई मेंशन, इनिशियल 2-3 टेस्ट में मुझे कम मार्क्स मिले, तो फिर मैंने अप्रोच पूरा चेंज किया। आई अंडरस्टूड कि ऐसे खाली टेस्ट देते रहा तो शायद नहीं होगा, क्योंकि बीआरसी और डीएलएल वाला जो पार्ट है, आई हैव टू इंप्रूव ऑन दैट, या फिर मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा। फिर एग्जाम देने के बाद जो इंडिविजुअल कट ऑफ आएगा,
वो खुद क्लियर नहीं होने वाला मेरा। तो फायदा क्या, अगर मेरा मैथ स्ट्रांग हो रहा है तो देयर इज नो सेंस टू मी एट ऑल कि अगर मैं आगे ही नहीं जा पा रहा। ओके, सो आई मेड अ टाइम टेबल इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, एंड टाइम टेबल जो था, सिंस आई हैड ओनली 1 मंथ विथ मी एंड टू बी प्रिसाइज नाउ वाज द टाइम, मतलब टेस्ट दो तीन टेस्ट दे के जो टाइम मेरे हाथ में बचा था, that was about 23 or 24 days if I remember precisely. तो 23 डेज था। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी डे वाइज टाइम टेबल बनाया, मतलब एक ही दिन का टाइम टेबल बनाया, एंड आई फॉलोड इट टिल द वेरी लास्ट डे। सो टाइम टेबल मेरा कुछ इस टाइप का था। माय वर्किंग आवर्स फ्रॉम 10 o'clock in the morning to let's say 6 or 7 in the evening, and post pitch अगर मुझे 8 बजे तक कभी कभार बैठना पड़ता था बिकॉज ऑफ सर्टन मीटिंग्स, सर्टन कॉल्स और सर्टन अदर कमिटमेंट्स। जैसे आज अगर रिलीज का डे है, रिलीज का डे इन द सेंस कि आपको कुछ फीचर लॉन्च करना है, जैसे आपने ऐप स्टोर में देखा होगा आपके ऐप अपडेट होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, सो देयर आर सर्टेन फीचर्स दैट आर बीइंग एडेड टू द सॉफ्टवेयर। तो उस टाइम पे जो फीचर लॉन्च करने होते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी डिले हो जाता है। सो लेट्स से ऑन एन एवरेज मैं 8 इवनिंग को फ्री होता था। 8 इवनिंग को फ्री होने के बाद वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू वाज, जो मैंने अपने टाइम टेबल पे रखा था, 8 से 8:30 एक छोटा वॉक ले जाता था बाहर, माइंड रिफ्रेश, 8:30 तक वापस आया, 8:30 से 9 o'clock तक बैठ के सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस जो भी हैं उनको पूरा अच्छे अच्छे से, आई यूज्ड टू कवर ए टू जेड ऑफ द न्यूज़पेपर, हेडलाइंस वगैरह एंड ऑल। एंड जो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, लेट्स से इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह जो था, दैट वाज, मुझे काफी इंटरेस्ट था उन चीजों में, तो वो मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ता था। कुछ कुछ आर्टिकल्स, नॉट ऑल, कुछ कुछ चीजें डिटेल में पढ़ता था। तो इससे क्या होगा, यू माइट आस्क, ये दिस वाज माय पॉइंट कि जहां मैं अपने बीआरसी इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपना वोकैब इंप्रूव कर सकता हूँ, वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकता हूँ, अपने ग्रामेटिकल स्किल्स या फिर जो एप्लीकेशंस होते थे कुछ कुछ क्वेश्चंस में, उन चीजों के साथ मैं वर्स कर सकता था अपने आप को। सो मैं अलग सा टाइम नहीं दे रहा हूँ उसको, मैं उसको अपने ही शेड्यूल में डाल रहा हूँ। न्यूज़पेपर हाफ एन आवर पढ़ के आई वुड इंप्रूव ऑन द बीआरसी स्किल्स। ओके, ना मूविंग एट 9 o'clock डिनर, 9:30 के आसपास थोड़ा बहुत टीवी देख लिया। सो 10 को फ्री होकर मैं पूरा बैठता था। यार मेरे साथ क्या होता था, मैं एट अ स्ट्रेच इतना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि पढ़ाई की आदत छूट चुकी थी, 2 साल का आदत छूट के। सो एट अ स्ट्रेच इतना बैठ के पढ़ना वाज नॉट वेरी पॉसिबल फॉर मी। सो मैं 10 तक फाइनली बैठता था लैप कंप्यूटर के सामने, एंड 10 o'clock को आई यूज टू गिव अ मॉक। 10 to 12:30 या फिर 1 o'clock, 3 घंटे 2.5 घंटे बैठ के एक मॉक टेस्ट देता था, एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैंने इससे विदाउट एनी प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के कल मॉक दूंगा, ऐसा नहीं, पहला मॉक देता था। देन 1 o'clock तक थोड़ा बहुत, 12:30 को अगर एग्जाम मॉक खत्म होता था, 15-20 मिनट थोड़ा टीवी भी देख लिया, मम्मी से बात कर ली, एंड फिर जाके वापस उसको एनालिसिस करता था। सो एनालिसिस करने के टाइम पे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं पहले पूरे स्कोर्स देखता था, कितने कितने आए कौन से सेक्शन में, सेक्शन वाइज एनालिसिस ना, क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत हुआ है। क्वांट में लकीली मुझे कम टाइम देना होता था क्योंकि क्वांट में क्वेश्चन गलत होते थे, लेट्स से अगर 6 क्वेश्चन गलत हुए 30 में से, तो मेरे को पता था कि 2-3 उसमें से सिली मिस्टेक हुए हैं, एंड 3-4 के मुझे फॉर्मूला याद नहीं थे। तो उस टाइप के मुझे पता था, ठीक है, मैं एक बार चीट शीट जो मैंने आपको पहले शेयर किया था, ये वाला चीट शीट, इसको रेफर करता था कि यहाँ से कुछ मेरा छूट रहा है क्या, कोई भी टाइप के फॉर्मूले छूट रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उस टाइप उसको रेफर करता था, एंड आई यूज्ड टू पुट, हाँ ठीक है चलो इन फॉर्मूले में से कुछ याद नहीं आ रहा था उस टाइम, एंड दैट्स द रीजन आई डिड दैट क्वेश्चन डाउन। तो क्वांट वाला एनालिसिस मेरा 15-20 मिनट के अंदर खत्म होता था, 20-25 मिनट मैक्स। एंड नेक्स्ट आता था डीआईएलआर और बीआरसी। डीआईएलआर के लिए मुझे टाइम लगता था एनालिसिस करने में, क्योंकि देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स व्हिच यू शुड कीप हैंडी विथ यू, जिससे आप फास्ट मतलब काफी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको इन अ टाइम मैनर। क्योंकि क्या होता है, देयर आर सर्टेन टेक जो अगर आप डिटेल में करने जाओ उस चीज को सॉल्व विदाउट यूजिंग द टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, तो होता क्या है कि आपको उसमें टाइम ज्यादा जाता है, ये मैंने नोटिस किया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई एम हैविंग डीएलआर में। अगर क्वेश्चन एक्स किसी पजल को बिलोंग करता है और गलत होता है, तो मेरा क्यों गलत है उसको जानने के लिए मैं यूट्यूब पे जाता था, यूट्यूब पे सर्च करता था उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, एंड उसकी पूरा एक दो सॉल्व एग्जांपल देखता था। लेट्स से अनअकैडमी की जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस होते थे, उसको रेफर करता था, एंड आई यूज्ड टू एनालाइज कि उन्होंने कैसे किया है उस क्वेश्चन। तो डीआईएलआर का एनालिसिस करते करते मुझे अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट चले जाता था। नेक्स्ट आता था वीआरसी, एंड वीआरसी का एनालिसिस
अभी वीआरसी का एग्जैक्टली कोई एनालिसिस टाइप का नहीं होता है, बिकॉज ग्रामेटिकल चीजें गलत होती हैं, वोकेबलरी की चीजें गलत होती है, तो उसमें एनालिसिस आप क्या करोगे? व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, वीआरसी की जो जो चीजें मैंने सीखी है उस दिन, वो मैं अपने एक डायरी में लिख के रखता था कि चलो ठीक है, इस चीज के लिए ऐसा होता है, इस चीज में मेरा ये गलत हुआ है, क्या मैं इसको ज्यादा टाइम दूंगा अगले मॉक में, क्या मैं इस पे कम टाइम स्पेंड करूंगा अगले मॉक में। तो मैं ये चीज को फॉलो करता था एंड एज आई सेड, धीरे धीरे ओवर टाइम मेरे स्कोर्स इंप्रूव होते रहे। क्वांट में आई वाज एट अ सैचुरेशन पॉइंट की मतलब चलो 85 80% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं हो रहे, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। तो मैंने क्वांट में अपना स्ट्रेटजी बनाया कि मैं गलत नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा अगर छोड़ना है। तो नेगेटिव मार्क लाने से अच्छा इज बेटर, अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना बेटर है तो क्वेश्चन छोड़ो। तो मैंने क्वांट में अपनी स्ट्रेटजी ये फिक्स, मैंने क्वांट में देख लिया 85% ऑफ द क्वेश्चन आई एम एबल टू डू, तो एक काम करता हूँ 80 से 85 या फिर 75 भी अगर कभी कभी हुआ है, तो बाकी क्वेश्चन मैं छोड़ के आऊंगा, मैं गलत नहीं करूंगा उधर। मैंने डीएलआर वगैरह और बीएआरसी के लिए भी करस्पॉन्डिंगली ऐसी ही स्ट्रेटेजीज बनाई थी कि मैं कितना कितना टाइम कौन सा सेक्शन को अलॉट करूंगा। एंड दिस इज द फ्रेमवर्क दैट आई यूज्ड अ लॉट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। टाइम टेबल की बात करने के बाद इसमें आगे चलते हैं। सो टार्ट फ्रेमवर्क, टेस्ट रीड एनालाइज टेस्ट। रात को टेस्ट दिया, रात को एनालाइज किया, पढ़ा उस चीज के बारे में, जाना उस चीज के बारे में, वापस एनालिसिस किया, एंड देन अगले दिन रात को फिर और एक टेस्ट दिया। तो ये साइकिल मेरा लगातार 15 से 20 दिन तक चला है, एंड देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ मॉक्स दैट आई हैव गिवन टिल डेट। और मॉक खाली ऐसे नहीं कि पास्ट ईयर पेपर, कुछ कुछ अवेलेबल फ्री मॉक्स भी होते थे ऑनलाइन, तो मैंने उनको भी काफी अटेम्प्ट किया है। एंड इससे एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया था, मैंने नोटिस किया कि जो चीजें 40-50% मेरी करेक्ट होती थी, that have reached to a 75-70% of the level. And trust me, getting 70% of the questions in the CAT will assure you a very good percentile. I mean, considerable percentile of getting into one of the IIMs. To be very honest, आपको 70% of the questions उनके कम लग रहा होगा, but in exams में accuracy plays a very crucial role. Okay, तो अभी आता है एक सिनेरियो कि आर योर, आपने ये सब कर लिया, क्या आपके स्कोर्स अभी भी कम हैं? इफ यस, क्या करोगे? द ओनली ऑप्शन यू हैव विथ यू राइट नाउ, आपने मॉक तो बहुत दे दिए, कि द ओनली ऑप्शन देन यू आर रिमेन विथ इज कि आपके कौन से सेक्शन में कम आ रहे हैं। एक काम करो, आप उसको फोकस करो, ठीक है? आप थोड़े मॉक की क्वांटिटी कम करो अगर करना है तो, एंड देन यू फोकस ऑन द सेक्शंस जो आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें इंप्रूव करके जाता हूँ। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, एक होलिस्टिक ग्रोथ होगा, बिकॉज ऑफ विच आई माइट बी एबल टू सिक्योर ए गुड परसेंटाइल। आप ये मेथोडोलॉजी अप्रोच कर सकते हो। लेट्स से अगर मैंने डीआईएलआर में बहुत कम स्कोर आ जा रहे हैं, मैंने बहुत सारे मॉक्स दे दिए, 15-20 मॉक दे दिए, डीआईएलआर तब भी कम आ रहा है, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आई एम रिमेनिंग विद? सी, अगर आपके 20 मॉक देने के बाद भी डीएलआर में कम आ रहे हैं, देन देयर इज समथिंग कि आपको फंडामेंटली आप अभी तक वो समझे नहीं। सो आई वुड सजेस्ट कि गो बैक टू सम ऑफ द सोर्सेस जहां से आप पढ़ सकते हो, स्टडी दोस थिंग्स फ्रॉम देयर। ऐसा नहीं कि पूरा दिन लगा दिया उस चीज के पीछे। give some good amount of time, let's say 1-2 hours, 2.5 hours for each concept maybe, and then proceed ahead. हो सकता है आपका इंप्रूवमेंट उस चीज में दिखे, स्लाइट इंप्रूवमेंट हो रहा है। डेफिनेटली दिस इज अ लैडर प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि आपको एक बारी में आप 15-20 क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। हर टेस्ट, हर मॉक के साथ आप लेट्स से 3-4 क्वेश्चन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हो, आप देखोगे लेट्स से इस मॉक में मुझे 60% आया फर्स्ट मॉक में, सेकंड में आप देखोगे 62 आ रहा है, थर्ड में हो सकता है 57 हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना बंद कर दो, फोर्थ में आप देखोगे 70 तक पहुंच जाए, कभी 72 तक पहुंच जाए। तो दिस इज अ वेरी स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक बारी में 100% स्कोर कर लोगे और समथिंग लाइक दैट। एंड एज आई सेड वंस अगेन, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हो जाए प्रिपरेशन आप करते रहो, द ओनली थिंग यू हैव विथ यू इज योर एफर्ट्स। आप सिर्फ अपने एफर्ट्स पे ध्यान दे सकते हो, उसके आगे का तो ठीक है, आप करने के बाद ही कुछ पता चलेगा, बट फॉर द टाइम बिंग इट इज ओनली अबाउट योर एफर्ट्स, यू कैन वरी अबाउट रिजल्ट्स आपके हाथ में है नहीं, ठीक है? तो बी कंसर्न अबाउट योर ओन एफर्ट्स। आप इतना मेक श्योर करो कि आप डिटर्मिन्ड इनफ हो इस एग्जाम के लिए। आर यू रेडी, आर यू विलिंग कि अभी 2 महीने बचे हैं एंड आई एम स्टिल ऑल इन फॉर दिस एग्जाम, देन ओनली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। अगर आपके माइंड में हेजिटेशन है, इफ यू डू नॉट बिलीव योरसेल्फ कि आप कर सकते हो ये चीज, there is no not even any point of starting with the preparation, to be very honest। क्योंकि जो बंदा अपने आप को डाउट करेगा ना ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, वो आधा टाइम इसी सोच में चला जाएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ,
एंड गिवन द फैक्ट कि आपके पास अभी टाइम ही नहीं है, यू डू नॉट हैव द टाइम इवन टू थिंक ऑफ ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो मूविंग अहेड, मैंने मॉक टेकिंग मॉक टेस्ट हैव बीन अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर मी इन दिस एंटायर जर्नी, एंड आई रियली attribute a lot of my efforts for to this mock test because of the fact कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि analyzing the mock test is very important integral part of this journey of this preparation. आपके टेस्ट में करेक्ट क्या हो रहे हैं, आपको उससे ज्यादा इसके बारे में वरीड होना चाहिए कि आपके टेस्ट में गलत कौन सी चीजें हो रही है. So analyzing your test thoroughly, analyzing your test deeply is quite recommended for this. आप 100 अटेम्प्ट दे दो बट आपने एनालिसिस 10 का भी नहीं किया है, तो आपका 200वां टेस्ट भी शायद अच्छा ना जाए. टेक इट रिटन, आप 100 भी दे दो अटेम्प्ट, कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे दो, बट आपके नंबर ऑफ एनालिसिस विल बी द वन दैट विल बी डिसाइड कर रहे हो. क्योंकि आप जितना एनालिसिस करोगे, आप उतना टाइम स्पेंड करोगे उसको जानने के लिए कि मैंने क्या गलती की थी और मैंने क्यों गलती की थी. हो सकता है उस प्रोसेस के बीच में आपको 3-4 फॉर्मूला याद ही हो जाए. आप एक चीज को 3 बार गलत कर रहे हो बट 3 बार आपने एनालिसिस कर रखा है, तो डेफिनेटली आप 3 बार उस फॉर्मूले में तो आओगे. यू विल कम अक्रॉस दैट फॉर्मूला फॉर 3 टाइम्स. यार 3 बार में तो याद हो ही जाएगा अपने आप. याद ना, आप अगर ना भी याद करना चाहो ना, तो यू विल बी एट अ पॉइंट कि आप आपको रटे जा रहे वो चीजें अपने आप ही बिना कुछ करे. तो एनालिसिस इज फार 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 मोर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू आर मेकिंग, to be very precise in this, and you cannot compromise anything in this particular thing. आप अपना स्ट्रेटेजी 1 फॉलो करो या फिर स्ट्रेटेजी 2 फॉलो करो मॉक देने का या फिर सेक्शन वाइज करने का, बट एवरी टाइम यू गिव अ मॉक यू हैव टू मेक श्योर कि योर एनालिसिस पार्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नी. डोंट बी डिसहार्टेंड. बहुत कम मार्क्स आएंगे आपको, बहुत, क्योंकि आप अभी टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो. आपने अपने कोर, हो सकता है आपके सही ना हो, आपके फंडे सही ना हो, तो बहुत कम कम मार्क्स भी आपको देखने के मिलेंगे. एंड जितना कम मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में आएगा, हो सकता है उससे कम मार्क्स बाद में भी देखने को मिले. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, बिकॉज द मोमेंट यू गेट डिसहार्टेंड नो, यू स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम. आप सोचने लगोगे क्या मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा. दिस काइंड ऑफ थिंग्स लीड्स टू द टाइम इवन गेटिंग मोर वेस्ट. सो ये सारी चीजें नहीं सोचनी है. पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो. मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं था मैं टेस्ट दे रहा हूँ. मतलब मैं चुपचाप अपने रूम पे बैठ के 2-2.5 घंटा टेस्ट लिखता था, एनालिसिस करता था, निकलता था, और उनको पता भी नहीं कि मैं कैट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखो. ऐसा किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं कैट के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो, मैं चौड़ा हो जाऊंगा सबके सामने. ये सब नहीं करना है. डाउन टू अर्थ रहो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, खुश रहो. बी हैप्पी with what you have achieved so far in your life. Be happy with what you have in your life till this point of time. आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो चीजें अपने आप बेटर होंगी. एक फ्रेश माइंडसेट के साथ हर अटेम्प्ट को एक फ्रेश माइंडसेट के साथ देना है. कल क्या क्या मिस्टेक किया था उसकी लर्निंग्स लेनी है, कल क्या सीखा था वो याद रखना है, एंड देन एक और मॉक टेस्ट देना है. 1 मार्क भी बढ़ेगा, एक क्वेश्चन भी करेक्ट होगा, या फिर 10% मार्क भी बढ़ेंगे. टेक इट एज अ विनिंग फैक्टर फॉर यू. इट इज स्टिल अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, ट्रस्ट मी. सो डोंट बी डिसहार्टेंड. एंड एज आई सेड कि कंटिन्यूस रिवीजन ऑफ फॉर्मूला. सो आप जितना एनालिसिस करोगे आपको उतनी बार वो फॉर्मूले देखने को मिलेंगी. आप जितनी बार वो फॉर्मूले देखोगे आपको उतना याद होते रहेगा. डजेंट मैटर आपको याद करना है या नहीं करना है, वो याद हो जाएगा. एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि आपको याद हो ही जाएगा. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना मॉक दे रहे हो एंड कितने मॉक के एनालिसिस आप अच्छे से कर रहे हो. सो वंस अगेन, हो सकता है रिपीटेटिंग हो, it is not the end of the world. The reason why I'm writing this thing lot of times is because of the fact कि आपको नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर लाना ही नहीं है. क्योंकि आपके पास द होल पॉइंट ऑफ मी सेइंग दिस इज, आपके पास टाइम बहुत कम है. अगर आप नेगेटिव चीजों को सोच सोच के अपना टाइम खराब करोगे तो आपको प्रिपरेशन का टाइम ही कम होते रहेगा. एंड यू डेफिनेटली डू नॉट वांट योर प्रिपरेशन टाइम टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद. ओके, सो ये हो गया स्ट्रैटेजी 1 का कि जो मैंने कहा था कि आप मॉक दोगे तो आपको मॉक को कैसे अटेंड करना है. तो लेट्स से आपके पास 15 डेज है मॉक देने के लिए, मेरे पास 15 ही दिन थे मॉक देने के लिए. तो 15 दिन में मैंने लेट्स से 12 मॉक्स दिए थे कुछ अराउंड, एंड 12 में से मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया था 10 का. तो आपको टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि सिंस यू हैव वेरी फ्यू टाइम, मेरे मेरे पास 15-16 दिन थे. तो मैं पर डे अराउंड 5 to 6 आवर्स स्पेंड करता था. 5 है, 3 नहीं है, 5 to 6 आवर्स स्पेंड करता था फॉर गिविंग द मॉक, फॉर एनालाइजिंग देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा
लेट्स से 45 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ता था फॉर माय बीआरसी सेक्शन। तो आपको अपने फ्री स्लॉट के हिसाब से ये चीज को प्लान करना पड़ेगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मॉक दे के कितना घंटा एनालिसिस कर रहे हो, बीआरसी के लिए क्या कर रहे हो। बीआरसी द वेरी बेस्ट थिंग व्हिच आई कुड डू वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे पता था कि दिस वुड हेल्प मी इन द इंटरव्यू एज वेल। अगर मेरा टेस्ट क्लियर होता है तो मुझे एडिशनल एफर्ट और पास्ट करंट अफेयर्स में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा टेस्ट क्लियर होता है तो डेफिनेटली दिस वुड बी एडिंग अप टू माय इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल। एंड वो मेरे लिए काम किया था ये स्ट्रेटजी। Okay, so the second strategy was section analysis and इसके लिए मैंने क्वांट के लिए किया था सेक्शन वाली चीज। क्वांट के लिए जो चीट शीट मैंने बना रखी थी, आप कह रहा था, क्योंकि मैंने देखा मेरे सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उन सारी चीजों को एक चीट शीट बना दिया, एक पीडीएफ फाइल बना के उसको बार बार रेफर करते रहता था। सोने के पहले 5-10 मिनट एक बार चीट शीट देख लिया। एक रीजन है दैट इज कॉल्ड चीट शीट। एक बार देख के आपको पता चल जाएगा, यू जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट, यू रिमेंबर इट, दैट्स डन, दैट इज द रीजन। तो सोने के पहले एक बार देख लिया, उठने के बाद एक बार देख लिया, खत्म। हाय सोहम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अ बिट लेट दो बढ़िया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अ लॉट। ओके, सो कॉन्ट के लिए आप चीट शीट मैंने बनाया था, वो आप पे डिपेंड करता है आप डीआईएलआर के लिए बनाना चाहते हो। बीआरसी के लिए चीट शीट किस टाइप का बन सकता है इतना आइडिया नहीं है मुझे, बट डीआईएलआर के लिए डेफिनेटली बन सकता है। डीआईएलआर के लिए व्हाट यू कैन डू इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स की कौन से कहाँ कौन सा प्रॉब्लम किस टाइप का है एंड हाउ शुड दे बी अप्रोच टू। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डीआईएलआर का प्रैक्टिस व्हाट आई फोकस्ड ऑन, कि डीआईएलआर में मैं जितना प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जितना फ्लुएंट हो सकता हूँ उतना बेटर है। लेट्स से होता क्या है कि व्हेन यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक सेट ऑफ क्वेश्चन, एक सेट ऑफ पैटर्न बन जाता है कि अगर कैलेंडर प्रॉब्लम आता है कि 10 दिन बाद ये है, लेट्स से एक साल मतलब टुडे इज वेंसडे, देन 2 साल बाद कौन सा डे, 3 साल बाद कौन सा डे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इससे आपका पैटर्न बन जाता है। तो आपको पता रहता है कि अगर कैलेंडर प्रॉब्लम आएगा तो मुझे इस टाइप से अप्रोच करना है। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है, राउंड टेबल क्वेश्चन होता है, कि एक राउंड टेबल यहाँ बैठा है, वाई उसके ऑपोजिट बैठा है, जेड इन दोनों के बीच में नहीं बैठा है, यू उनके दोनों के बीच में बैठा है, तो एफ कहाँ बैठा है, इस टाइप की जो चीज है। तो आपको ये गेस करना है। तो आपको पता है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ये कैसे अप्रोच करना है। इसी टाइप के लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस एक्स इज फेसिंग दिस वे, वाई इज फेसिंग दिस वे, फेसिंग एज द सेम एज ए। तो इस टाइप की चीजें कैसे करनी है, इस टाइप की चीजों को टैकल करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आपके दिमाग में, लेट्स से आप अगर डेली डीआईएलआर के 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपके दिमाग में ये चीज रह जाएगी कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर क्वेश्चन कैलेंडर वाइज के आते हैं तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर डीआईएलआर, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, वीआरसी के लिए जैसा मैंने आपको कहा था, कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं डालता था मैं। आई रिलाइड कंप्लीटली ऑन न्यूज़पेपर एंड तो मुझे घर पे भी एक चीज पूछा था पापा ने। पापा मुझे बचपन से कहते थे पेपर पढ़ने के लिए, बट मैं तब पढ़ता नहीं था इतना। क्लास 6 7 में न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना क्रेज किसको होता है, मतलब होता होगा, एंड नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट मुझे तो नहीं था उस टाइम। बाहर जाके खेलकूद करने में ज्यादा मजा आता था। तो इस पीरियड में मैंने देखा पापा अलग खुश लग रहे, मतलब उनको पता नहीं मैं न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा था। आई हैड सम अदर मोटिव टू रीड द न्यूज़पेपर, नॉट टू एग्जैक्टली स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई हैड सम अदर मोटिव कि मैं बीआरसी का प्रिपरेशन इससे कर रहा हूँ। तो पापा अलग खुश थे कि अब पेपर पढ़ रहे हैं, चलो अच्छा है। बट हाँ, ग्रेजुअली जब मैंने ये हैबिट डेवलप कर लिया, जब मेरे को पेपर पढ़ते पढ़ते एक हैबिट बन गया ये, तब मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो अच्छा चीज है एक्चुअली। लाइक आई एम स्टेइंग अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल न्यूज, रशिया यूक्रेन पे जो चीजें चल रही थी वो क्यों चल रही थी, व्हाट वाज द रूट कॉज, उससे ऑयल प्राइसेस कैसे अफेक्ट हुए, हाउ द ऑयल प्राइसिंग डिमिनिशिंग या फिर अफेक्ट होने पाए, सॉरी इंक्रीजिंग या फिर अफेक्ट होने में इंडिया को किस टाइप की चीजें अफेक्ट हो रही थी, दुबई में क्या चल रहा था, चाइना ताइवान में क्या चल रहा था। ये सारी चीजों का आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल रहा होता है। एंड अलोंग विद दैट आपका ग्रामर और आपके वोकैब ये दोनों स्ट्रांग हो रहे होते हैं। सो मेरा बीआरसी की प्रिपरेशन भी चल रहा था, एंड इन केस माय रिटन टेस्ट क्वालिफाइज, मतलब मैं आगे जाता हूँ इंटरव्यू, करंट अफेयर्स का पार्ट भी कवर हो रहा था।
सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट, DILR एंड BRC कि मैंने इनको कैसे अप्रोच किया था. क्वांट डेफिनेटली सिंस आई बिलीव वाज में प्लस मैंने को थोड़ा कम टाइम दिया था इन तीनों सेक्शन में से. एंड DILR मैंने प्रैक्टिस पर डिपेंड किया पूरा ताकि मेरी एक्यूरेसी बढ़े. DILR में द ओनली थिंग आई फोकस वाज एक्यूरेसी. क्वेश्चंस छोड़ने पड़ सकते हैं, आई एम फाइन विद दैट, बट मैं जितने करके आऊंगा करेक्ट करके आऊंगा. इसका मतलब ये नहीं कि 50% क्वेश्चन या फिर 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ना करूंगा, ऐसा नहीं, but definitely accurate करके आऊंगा. And VIRC, as I mentioned, daily I developed a habit of reading the newspapers. Once again, आपको फिर से ये दिख रहा होगा, it is not the end of the world. इतना सब मेहनत करने के बाद, let's say आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता है, let's say आपको मॉक में कम मार्क आते हैं, it is still, I would say, not the end of the world. कुछ भी हो जाए, like the moment you get disheartened, the moment you feel it's over, that is the moment when it is actually over. The moment you feel these things, क्योंकि आपका उस टाइम से ही आपके पास टाइम कम मिलना स्टार्ट होता है, आपको टाइम मिलेगा ही नहीं. हो एक दिन दुखी हो गए, 2 दिन उसके बारे में सोच के जाएगा, 3 दिन तो ऐसे ही चले गए. मेरे हाथ में था 30 दिन, 30 में से 3 दिन अगर ऐसे गए और 3 टेस्ट अगर मेरे खराब हो गए, तो मेरा तो एक हफ्ता पूरा चला गया, 1.5 हफ्ते पूरे ही चले गए 4 हफ्ते में से. तो मैं करूँ क्या? मतलब पेपर खाली नाम लिख के आऊंगा क्या इसलिए जा रहा हूँ? डेफिनेटली नॉट. सो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर नहीं होता तो क्या 1 साल और नौकरी करता, जॉब चेंज करके और ग्रोथ के लिए जाता, वो रोल चेंज करता. मैं जो मुझे रोल सीखनी थी फाइनेंस या प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर्स का, मैं वो चेंज करके जाता. सो IIM में एडमिशन ले लेना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू व्हाट आई वांट टू लर्न. करेक्ट. IIM में एडमिशन लेना वाज अ ड्रीम फॉर मी, एंड आई कुड डू दैट बिकॉज ऑफ माय डिटर्मिनेशन, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड एंड स्टेइंग पॉजिटिव थ्रू आउट दिस जर्नी. ओके. सो बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी बातें होगी. Any kind of questions right now if you guys have, and before that, अगर इस सेशन में क्वेश्चंस आपके आंसर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर you feel like you want to personally approach me one to one interaction के लिए, then definitely do follow me on my LinkedIn channel, जो मैंने पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में लिंक दे रखा था LinkedIn का. आप LinkedIn में I go by the name Saurav Panigrahi, and YouTube में you can follow me Saurav Shares as well. And definitely none of the comments go unaddressed from my end. मैं ट्राई करता हूँ आपके सारे क्वेरीज को एड्रेस करने का. So if you have any kind of questions या फिर queries right now, the platform is open. Feel free to type in your questions. I can take them up. Any kind of questions, not just preparation related. अगर आपको जानना है IIM का लाइफ कैसा है, IIM में क्या क्या चीजें होती है, and all those things, so I'll definitely be more than happy to take those questions up. कि how has MBA changed my life, कुछ भी जानना है MBA perspective, IIM perspective, do follow me on LinkedIn या फिर sorry मतलब YouTube platform पे भी. I'm open in that. Instagram पे मैं हूँ नहीं, I mean not public. So yeah, might not be approachable there, but हाँ definitely other platforms पे I'm available. So any kind of questions right now, if you have, feel free to post. I will be really happy to take them up. You will definitely reach out to me in any of the platforms mentioned. A couple of more minutes before we leave. So yeah, feel free to have any kind of questions. The crux of this session was that कि आपके पास 2 महीने हैं, अभी भी बहुत टाइम है. अगर आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है या फिर आपने स्ट्रक्चर तरीके से अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, यू स्टिल हैव टाइम. द होल पॉइंट इज कि अगर मैंने 1 महीने में किया है, तो डेफिनेटली आप 2 महीने में कर सकते हो. इफ नॉट द लीस्ट, टू बी ऑनेस्ट. 2 महीने बहुत टाइम होता है स्टार्ट करने के लिए. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड द डेडिकेशन टू स्टार्ट राइट नाउ. यू नीड द मोटिवेशन टू स्टार्ट राइट नाउ. क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप पूरे जर्नी को एंड्योर कर पाएंगे? द होल थिंग इज दैट. कोई और 15 दिन में कर रहा है, कोई 6 महीने लगा के कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने में नहीं कर सकते. देयर इज स्टिल लॉट ऑफ चांसेस लेफ्ट कि आप 2 महीने में उसको पूरे सिलेबस को कवर करके अच्छा खासा परसेंटाइल ला सकते हो. मेनी टाइम्स आई गेट क्वेश्चंस लाइक कितना परसेंटाइल लाना इज करेक्ट, आई मीन इज ideal to get into one of the IIMs.
तो ऐसा एग्जैक्टली कोई फिक्स नंबर नहीं है डेफिनेटली, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, दैट डिपेंड्स ऑन योर लेट्स से अकेड स्कोर, डाइवर्सिटी कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, बीटेक हो या किसी और चीज के हो. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू द कंसिडरेशन एंड कम इनटू दिस पिक्चर. सो it's not just about the marks, it's about your overall portfolio as in the overall pointers you have in your CV with you. So बहुत सारी चीजें. So yeah, so we'll wrap up the session for today. It was a great session, guys. Thank you for joining. This was an interactive one as well. मतलब थोड़ा कम इंटरेक्ट कर पाता हूँ मैं से यूट्यूब वगैरह पे. तो इसलिए मेरे को चांस नहीं मिलता वन ऑन वन आने के लिए, एंड द होल रीजन आई wanted to have this session in Unacademy, and thanks to Unacademy for having this session, कि मैं आप सबके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज बहुत कम हो पाती है. मैं आपके कमेंट्स को खाली एड्रेस कर रहा होता हूँ, बट इसे लाइव वन ऑन वन आपके क्वेश्चन को आंसर करना was a really good experience. So thanks a lot, and thank you again to every one of you for joining this session. Thank you.